को एक बड़ा झटका लगा है, और वो भी तब जब बीएमसी समेत महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने। निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स ने महाराष्ट्र में बेस्ट से जुड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उनका लिटमस टेस्ट बताया जा रहा था, जिसमें वे पूरी तरह से फेल हो गए। बेस्ट से जुड़ी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव शिवसेना और एमएनएस का पैनल 21 सीटों पर लड़ा और वे सभी 21 सीटों पर चुनाव हार गए। और इसी के साथ बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ठाकरे गुट की 9 साल की सत्ता भी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या निकला? अब ठाकरे ब्रदर्स को यह समझना होगा कि गुंडा राज का नतीजा 0 निकला है। पब्लिक ने उन्हें नकार दिया है और यह बता दिया है कि गुंडा राज नहीं चलेगा। आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ। गुंडाराज का नतीजा 0। पहली परीक्षा में ही ठाकरे ब्रदर्स फेल। बेस्ट के बेस्ट में हारे उद्धव राज। हिंदी भाषा का विरोध करते करते महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स को पहले ही चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को करारी हार मिली। ठाकरे ब्रदर्स की ओर से समर्थित पैनल को 21 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। मतलब मुंबई की जनता ने बता दिया कि भाषा के नाम पर गुंडई करने वालों को हिसाब यहीं पर होगा, मुंबई में ही होगा। तो जनता ने ठाकरे ब्रदर्स का हिसाब ऐसा किया कि 9 साल से जिस सोसाइटी पर कब्जा था वो हाथ से निकल गया। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने लगातार 9 वर्ष तक बेस्ट पटफेड़ी में सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था, लेकिन इस बार परिणाम पूरी तरह उल्टा हो गया। नतीजों में स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों ने ठाकरे भाइयों की राजनीति को नकार दिया और नए नेतृत्व को मौका दिया है। यानी ठाकरे ब्रदर्स की भाषा के नाम पर बंटवारे वाली राजनीति को बेस्ट सोसाइटी चुनाव में करारा जवाब मिला। ऐसा जवाब कि मनसे के कार्यकर्ता जो सड़क पर बेखौफ गुंडागर्दी करते हैं, अब वो गुंडागर्दी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल जायज़ नहीं। मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरा जन्म शिक्षण महाराष्ट्र में हुआ. मला मराठी येते, माझे शिक्षण मराठीत झालं आहे. मला कोणी इम्पोज नहीं केले कि मराठी सीख. मेरी फ्री विल से मैंने सीखा है. अगर आप इम्पोज करेंगे तो गलत है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फ्री. भाषा के नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, बिल्कुल गलत है. जी, जोर ज़बरदस्ती करना तो सही नहीं है, बट अगर महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज, जो हमारा कल्चर है, हमारी अस्मिता है, तो आई थिंक नजरअंदाज मतलब नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए. लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो सीखना चाहिए. इम्पोजिशन करना इज़ वेरी रॉन्ग. मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है. मारपीट के सिखाना जरूरी नहीं, क्योंकि इतने सालों से चला रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति है. जो भी इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा लेके वो लोग खड़े होते हैं कि उनको वोट मिले करके, वो हिसाब से, और कुछ नहीं. मुद्दा कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं लगता कि इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे तो मुद्दे हैं. 3 दिन बम्बई डूब गई है, उसके बारे में बात. मुद्दे, लोग इतने मर रहे हैं, इतने ट्रेन ये हो गए, पूरे प्लेटफॉर्म जाम हो गया है, लोग मर रहे, वो नहीं पड़ी. बेस्ट पेटफेड़ी के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को 0 पर हराने का काम शशांक राव ने किया. चुनाव में सबसे बड़ी जीत बेस्ट के यूनियन नेता शशांक राव के पैनल को मिली. उन्होंने कुल 14 सीटों पर कब्जा जमाया और बहुमत साबित किया. वहीं भाजपा समर्थित प्रसाद लॉर्ड पैनल को 7 सीटें मिली, जबकि ठाकरे ब्रदर्स का उत्कर्ष पैनल पूरी तरह साफ हो गया और 0 सीट पर सिमट गया. चुनाव कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि उस चुनाव में आपकी कीमत और आपकी हैसियत पता चल जाती है. और यही वजह रही है कि बेस्ट के पटपीढ़ी चुनाव में जो है ठाकरे ब्रदर्स का सुपड़ा साफ हो गया है. हमारे साथ जो है शशांक राव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे. सबसे पहले ढेर सारी आपको जो है बधाई. क्या कहना चाहेंगे कि 9 साल बाद जो है ठाकरे ब्रदर्स का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया? ऐसा है कि उन्होंने सालों साल से शिवसेना ने कामगार विरोधी नीतियां अपनाई, निजीकरण लाया,
कामगारों के हक उन्होंने दिए नहीं, और आज बीएसटी की जो हालत है, जो बुरी हालत है, वो पूरी हालत के लिए जिम्मेदार शिवसेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कामगारों ने, ये कामगार विरोधी और बीएसटी विरोधी लोगों को अपने तरीके से जवाब दिया है। क्या खामियां थी और क्या चुनौतियां आपके लिए रहेंगी? बीएसटी जो बेस्ट बोली जाती है उसको वर्स्ट तक लाने का काम शिवसेना ने किया है। आप देख लीजिए, खुद की गाड़ियां एकदम ना के बराबर हो गई हैं। लगभग अभी नवंबर के महीने में 250 गाड़ियां, जहां 3,500 के आसपास गाड़ियां होनी चाहिए, उधर सिर्फ 250 गाड़ियां खुद की हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि खुद की गाड़ियां ली जाएं, जिससे लोगों को सेवा मिले और कामगार भी सुरक्षित रहें। नहीं तो आने वाले समय में कामगारों की नौकरियों पर भी प्रश्न आ जाएगा, उनकी नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा। संभावना तो यही है कि निकाय चुनाव में दोनों भाई भाषा के मुद्दे के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन बेस्ट पटपेड़ी के नतीजे ने दोनों को राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं पर सवाल उठाया है। इनसे और शिवसेना के लिए भी यह हार एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर बात करने के लिए शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बेस्ट के परखेड़ी चुनाव में एक बात तो साफ नजर आ गई है कि जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, ये माना जा रहा था कि मराठी मानुष के दम पर अब बीएमसी में कोई चमत्कार ठाकरे ब्रदर्स कर देंगे। यहां भी ठाकरे ब्रदर्स ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्या मान लिया जाए कि मराठी मानुष ने कह दिया है कि नफरत की राजनीति तो नहीं चलेगी? देखिए मनोज, शुरू से अगर हम चलें इन सारी चीज़ों को लेकर, बेस्ट की पटपीढ़ी का जो चुनाव है, अगर इसको एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं, तो जिस तरह से जो पिछले 2-3 महीने में जो तमाशेबाजी शुरू की गई है और गैर मराठियों को लेकर जिस तरह से निशाना बनाया गया है, तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि गैर मराठी ही नाखुश रहे, बल्कि खुद मराठी जो समझदार लोग रहे हैं उन्होंने भी जो है इसमें समर्थन नहीं किया। और यही वजह रही है कि देखिए, अब आता हूं मैं कि बेस्ट की जो पटपीढ़ी चुनाव रहा है, लोगों के नाखुश होने का असर जो है देखिए कहीं ना कहीं तो दिखाई तो देगा ही। अब ये चुनाव जो हुआ है, देखिए ये चुनाव शुरू से अगर हम देखें तो एक बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन इस छोटे चुनाव में जो है ना कि बहुत बड़ी बातें कही गई हैं और बहुत बड़ी बातें हो भी गई हैं। 14-7 का जो रेशो रहा है उसमें 7 बीजेपी के पाले में गई है, जबकि 14 सीटें जो है जो शशांक राव है उनको मिली। आप देखिए कि 14 सीटें शशांक राव को जो मिली हैं, तो आप देखिए कि उन लोगों के जरिए जो है जो सीटें उनको मिली हैं, इस बीच में जो है आप देखिए कि ठाकरे ब्रदर्स को जो है ये सीटें कहाँ मिली, तो पता चलता है कि उनको जीरो, कुछ भी नहीं मिला। मतलब साफ है कि जिस बेस्ट पर उनका हमेशा से कब्जा रहा है, वो बेस्ट पर जो है वो अपनी अक्सरियत लाने में जो है नाकाम साबित हुए। और अक्सरियत तो छोड़िए, जो है वो वहाँ पे जो है ये लाने में नाकाम साबित हुए कि उनके पास जो है एक सीट तो वहाँ से मिल जाए, वो भी वो पूरी तरह से असफल रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जो है जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनका सुपड़ा तो साफ हुआ, और उसके साथ साथ ये भी साबित हुआ है कि आप कितने भी मुद्दे, कैसे भी मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो खासकर जो है मराठी के हित में नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ रहे हों, वो मुद्दे पर आपको कोई भी जो है चुनाव में जगह नहीं मिल सकती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो रही है कि बेस्ट की जो पटपीढ़ी रही है, पटपीढ़ी में जो ये हारे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो है, जो आपको मैं मनोज बताऊं कि उसमें सबसे बड़ी जो है ये मिसाल है, मिसाल भी है और एक बहुत बड़ी जिल्लत भी है ठाकरे ब्रदर्स के लिए कि आप जो है इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे मराठी आवाम, मराठी जनता को लेकर, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो बेस्ट के जो कर्मचारी हैं वो कौन है? ये सवाल बहुत अहम है मनोज के। बेस्ट के कर्मचारियों में कोई गैर मराठी बहुत ही कम, शायद दाल में नमक के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर तो जो है मराठी मानुस ही है, और मराठी मानुस ने इन्हें पसंद नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि जो बीएमसी इलेक्शन से कुछ दिनों का पहले जो भाषा को लेकर जो है जो विवाद चल रहा था, और भाषा को लेकर जिस तरह से गैर मराठियों को निशाना बनाया गया, उससे ना सिर्फ गैर मराठी बल्कि जो मराठी मानुस है वो भी खुश नहीं थे। और उसका जवाब देखिए कि बेस्ट की पटपीढ़ी में जो है जो चुनाव हुआ है उसमें जवाब मिल गया है। ये जवाब देने वाले कोई और नहीं है बल्कि उनके ही वो लोग हैं जो अब तक उनका समर्थन करते चले आए।
यानी पिछले 9 साल से अगर हम बात करें तो 9 साल से जो है जिस पर ये काबिज रहे हैं उसमें जो है जो लोग थे वो लोग ही, उन्हीं लोगों की वजह से तो ये वहाँ काबिज थे। लेकिन अब देखिए कि हालात कैसे बदल गए कि जब जो है ये पिछले 2 महीने में जो तमाशेबाजियां की गई हैं और उसके बाद जो है भाषा के नाम पर जो उत्पाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मचाया गया, लोगों को पीटा गया, मारा गया गैर मराठियों को, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आपकी इस हरकत की वजह से जो मराठी भाषी है वो भी खुश नहीं है, जिसका जवाब उन्होंने जो है बेस्ट के इस छोटे से चुनाव में जो है उन्होंने आपको दे दिया। अब देखिए आने वाले समय में जो है बीएमसी चुनाव होगा और इसका एक तरह से इशारा तो मिल गया है कि इस छोटे से चुनाव में अगर आपकी हैसियत और आपकी जो अहमियत है मराठी मानुस के नज़दीक कितनी है ये आपको पता चल गई है। अब इसी का असर जो है आपको जो है बेस्ट के जो बीएमसी चुनाव है वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अगर उस दौरान संभव है कि उस चुनाव के दौरान कोई और पैंतरा ये खेलें या कोई और तरीकाकार अपनाएं तो हो सकता है कि कुछ तब्दीली आए और उसके बाद जो है मराठी जो जनता है, मराठी अवाम जो है वो शायद इनको पसंद करे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मनोज। हालात जो है 2 महीने में, अगर हम बात करें 2 महीने में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हर 2 से 3 दिन में जो है गैर मराठियों को जो है भाषा के नाम पर जो है पीटने, मारने, वीडियो बनाने, उनसे मराठी में माफ़ी मांगने की वारदातें आम हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा जो है ठाकरे ब्रदर्स को भुगतना पड़ा। जी मनोज, एक बात शायद मैं पूछना चाहता हूं कि जो बेस्ट का चुनाव निकल कर आया उसमें एक बड़ा संकेत गया है महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में एक बड़ा संकेत गया है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बयान आ रहे हैं, उनकी घोषणाएं आ रही हैं, उनकी कारगुजारियां आ रही हैं, वो बीएमसी के चुनाव इर्द गिर्द देखी जा रही हैं। अब चूंकि बेस्ट के चुनाव में पराजय मिली है, बेस्ट के चुनाव में हालत खराब हो चुकी है ठाकरे ब्रदर्स की, क्या वो अपनी आने वाली रणनीति में बदलाव करेंगे? ये जो चाटा मारने की रणनीति है या फिर मराठियों के जरिए हिंदी भाषी लोगों पर अत्याचार करने की रणनीति है, क्या आने वाले समय में इसमें कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? देखिए मनोज, अगर देखिए आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। अब ये बात अलग है कि उन सियासी लीडरों को, उन सियासी रहनुमाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से एक छोटे से चुनाव में जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाए तो आने वाले बड़े चुनाव में वो अपनी जगह कैसे बना पाएंगे, ये उनको समझने और सीखने की ज़रूरत है। बेस्ट पटपीढ़ी के इस चुनाव के बाद जो है उन्हें ये एक तरह से जो है समझने और सोचने की ज़रूरत है कि वक्त है अभी, और अगर इस वक्त के दौरान अगर वो अपने तरीक़ाकार में तब्दीली नहीं लाते तो संभव है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी जो है इससे भी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो जो है पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। 14 और 7 और उसके बीच में जो मनसे और शिवसेना यूबीटी जो रही है, इनके हाथ क्या लगा, ये बहुत अहम सवाल है। ये चीज़ें उनको समझने की है कि भाई अगर इस दौरान जो है एक छोटे से चुनाव में जो है मराठी मानुस ने जो है आपको अगर पसंद नहीं किया तो आने वाले बीएमसी चुनाव में आपको कैसे पसंद करेंगे। तो हो सकता है कि इनको जो है अपने तरीक़ाकार में तब्दीली लानी पड़े, और यही एक मात्र तरीका है कि अगर वो अपने तरीके में बदलाव लाते हैं तो संभव है कि उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर तरीका यही रहा तो इससे भी बड़ी जिल्लत और इससे भी बड़ी करारी शिकस्त जो है बीएमसी के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है जिसके लिए इन्होंने किया है और जिसे खुश करने के लिए इन्होंने जिसको निशाना बनाया है, देखिए गैर मराठी भाषियों के वोट तो उनको मिलने वाले नहीं हैं। अब मराठी भाषियों के वोट जो है क्यों मिलेंगे, और अगर मिलना होता तो बेस्ट के इस जो पटपीढ़ी चुनाव रहा है यहाँ से उनको जो है महरूमी का सामना नहीं करना पड़ता, यहाँ से वो जो है वोटों से महरूम नहीं होते, कम से कम एक सीट तो आती थी, इज्जत और जिल्लत दोनों बच जाती। लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है उनके हाथ नहीं लगी। एक तरह से जो है सिर्फ यही नहीं कि बेस्ट की पटपीढ़ी में जो है ये हार गए और इनका सुपड़ा साफ हो गया, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा इशारा है आने वाले बीएमसी चुनाव में कि अगर ठाकरे ब्रदर्स का तरीक़ाकार यही रहा और इसी तरह से अगर वो चलते रहे तो आने वाले बीएमसी चुनाव में भी जो है इसी तरह से जिल्लत का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर हो सकता है कि उन्हें इससे कुछ सीख मिली है कि भाई यहाँ से जो है जैसे सुपड़ा साफ हो गया है तो आने वाले बीएमसी चुनाव में लोगों के दिल में कैसे जगह बनाए, तो अपने तरीके में इन्हें तब्दीली लानी पड़ेगी, और तरीके में तब्दीली लाने के लिए समय बहुत ही कम है। जी मनोज, शायद एक बात और समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो सरकार है वो बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के साथ है। अगर बेस्ट के चुनाव में देखा जाए तो यहां पर सबसे ज़्यादा किस राजनीतिक पार्टी का खेल दिखाई दिया है, या कहें कि जनाधार दिखाई दिया है, या कहें कि जोड़ तोड़ दिखाई दिया है, या ये पूरे सरकार का एक साथ मिलकर प्रयास था? बिल्कुल, देखिए मनोज, कुछ बातें थी जिसके बारे में मैं जो है आपको क्लियर कर दूं कि देखिए 14 वोट जो है शशांक राव को मिले। अब शशांक राव का बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। उनके पिता भी जो है बहुत बड़े लीडर रहे हैं। अब उनके पिता के बाद उन्होंने जो है बेस्ट के यूनियन में जो है बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई, मजदूर यूनियन के बहुत अहम हिस्सा रहे। दूसरी तरफ देखिए जो 7 वोट मिले हैं वो प्रसाद लाट को मिले हैं। प्रसाद लाट बीजेपी से हैं।
अब देखिए इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है, कायदे से देखा जाए ना तो ये लड़ाई इन दोनों के बीच में लड़ाई ही नहीं थी। 14 वोट जो है शशांक राव को मिले और 7 वोट जो है प्रसाद लाड को मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो असल लड़ाई ये इनके बीच में थी ही नहीं। असल लड़ाई जो थी ठाकरे ब्रदर्स वर्सेस बीजेपी थी। क्यों? क्योंकि शशांक राव को जो सपोर्ट रहा है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है, इसके अलावा आशीष शेलार का उनको सपोर्ट रहा है, ये बात उन्होंने कही है। तो जब हमने उनसे यही पूछा कि यहाँ तो अब जीत तो गए हैं आप, लेकिन चित भी हमारी पट भी हमारी वाली चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा देखिए कि जब बेस्ट के हित के लिए अगर कोई हमें सपोर्ट करेगा तो क्या हम वो सपोर्ट लेने से इनकार कर देंगे? हमेशा से उनको जो है सत्ताधारी पक्ष का जो है सपोर्ट रहा है। तो उनके मुताबिक ये सपोर्ट इसलिए रहा है कि बेस्ट में बहुत सारी समस्याएं थी, खामियां थी, प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को लेकर अगर सत्ताधारी पक्ष का हमें सपोर्ट नहीं रहेगा तो शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब उन्होंने ये कहा है कि देखिए कि अगर हम जो है बेस्ट में जो है काबिज हो गए हैं, 14 सीटें हमें मिल गई हैं और हम जीत भी गए हैं, लेकिन अगर सत्ताधारी पक्ष जो है सरकार अगर हमें आगे भी सपोर्ट करेगी तो हम हो सकता है कि बेस्ट की भलाई, उसके उद्धार के लिए, उन कर्मचारियों के उद्धार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने में देखिए मनोज क्या है, सबसे अहम ये है कि 9 साल तक जो है ये जो रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलात जो रही है, उन मुश्किलात में जो है सबसे ज़्यादा रहा है कि वहाँ के कर्मचारियों की ग्रेजुएटी रिलीज ना होना। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो है टेंडर वगैरह जो ठेकेदारी दी गई है वो अपने जान पहचान वालों को दिए गए। तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं जो है जो बेस्ट की तबाही का सबब असल बना है वो ठाकरे ब्रदर्स से उसकी तबाही के असल सबब बने। अब ऐसे में जो है अब देखिए कि डूबते को तिनके का सहारा, और फल अगर कांटेदार पेड़ में भी हो तो उसको तोड़ने में लगता है कि कोई बुराई नजर नहीं आती। और सियासत के यही उसूल भी हैं कि अगर आपको जो है किसी डूबती नैया को जो बचाने के लिए किसी का सहारा अगर मिलता है, और खासकर ऐसे लम्हों में जब बेस्ट जो है तबाही के दहाने पे खड़ा हो, और ऐसे लम्हों में अगर सत्ताधारी पक्ष का उनको सपोर्ट किसी भी तरह से मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो इनकार क्यों करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर सरकार का सपोर्ट मिलता है, आप सरकार के साथ रहते हैं तो तमाम सारी चीजें, आपकी परेशानियां वैसे ही हल हो जाती हैं। जैसे आपने बताया कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का मामला हो या फिर बहुत सारे टेंडर का मामला हो या बेस्ट के लिए सरकार की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज देने का मामला हो, फंड देने का मामला हो, ये बहुत सारी परेशानियां आपका खत्म होती है। आप हमारे साथ रहें। शाहिद, असल में मुंबई की जनता क्या सोचती है? भाषा विवाद और बेस्ट पटपेड़ी में ठाकरे ब्रदर्स को जो हार मिली है उसे लेकर देखिए गौर से। मराठी भाषा के नाम पर लोगों को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में निशाना बनाना, उन्हें पीटना और भाषा ना आने पर उनकी वीडियो वायरल करना, उनसे मराठी में माफ़ी मंगवाना, ये हर 2 दिन पे हमें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस, ऐसे मंजर दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भाषा के नाम पर लोगों के वोट अपनी झोली में जमा करने वाले ठाकरे ब्रदर्स का बेस्ट की पटपीढ़ी चुनाव में जो है पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। अब सोचिए कि जो लोग एक छोटे से चुनाव में अपनी अहमियत और लोगों के वोट हासिल नहीं कर सके, वो भला मराठी के नाम पर कैसे महाराष्ट्र के लोगों का वोट हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम मुंबई के CST इलाके में मौजूद हैं। क्या लगता है कि बेस्ट में जो चुनाव हुआ है पटपीढ़ी का, उसमें ठाकरे ब्रदर्स का आज जो है सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या भाषा के नाम पर इस तरह से जो है लोगों के चुनाव हासिल किए जा सकते हैं? खासकर महाराष्ट्र में जो है जिस तरह से गैर मराठी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है, किस हद तक जायज़ है ये? बिल्कुल जायज़ नहीं। मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा जन्म शिक्षण महाराष्ट्र में हुआ. मला मराठी येते, माझे शिक्षण मराठीत झालं आहे. मला कोणी इम्पोज नहीं केले कि मराठी सीख. मेरी फ्री विल से मैंने सीखा है. अगर आप इम्पोज करेंगे तो गलत है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फ्री. भाषा के नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, बिल्कुल गलत है. आपको समझना पड़ेगा कि आपको मोहब्बत की और डेवलपमेंट की राजनीति करनी पड़ेगी. बेस्ट का एक एग्जांपल बहुत सही टाइम पे आया है. अगर ये ठाकरे ब्रदर्स, शिवसेना, मन से जो भी पार्टीज़ हैं, अगर ये समझती हैं कि मुंबई में हर कोई रहता है, हर कोई जगह का, हर कोई लोकेशन का, हर कोई रिलीजन का, हर कोई रीजन का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी. नफरत की और भाषा की पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चलेगी. अभी ऐसा नहीं लगता है कि एक छोटे से चुनाव छोटा नहीं होता, बल्कि चुनाव के जरिए आपकी हैसियत का अंदाज़ा आपको लग जाता है. और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो है बेस्ट का जो हुआ है, यहाँ पे भी जो है ठाकरे ब्रदर्स की जो हैसियत है वो इस चुनाव में दिखाई दी. आता ते त्यांना समजावं लागेल की आता त्यांना एक्झाम्पल भेटला, ते आशा करणार तर इलेक्शन जिंकणार नाही. तुम्हाला इन्क्लुसिव्ह पॉलिटिक्स करावं लागेल. हमारे साथ दूसरे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है ये लोग जो है वो कर रहे हैं. भाषा को लेकर जो है अलग अलग हिस्सों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें चल रही हैं, क्या किसी को मराठी नहीं आती तो इस बात के लिए किसी को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती की जा सकती है? जी, ज़ोर ज़बरदस्ती करना तो सही नहीं है, बट अगर महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं तो
महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज, जो हमारा कल्चर है, हमारी अस्मिता है, तो आई थिंक उसको नजरअंदाज मतलब नहीं किया जा सकता। नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो सीखना चाहिए। इम्पोजिशन करना इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है, बट आप उस लैंग्वेज का आदर करिए, सम्मान करिए। महाराष्ट्र में रह रहे तो सीखिए ना, उसमें कुछ गलत बात थोड़ी ना है। अच्छा, एक बात बताइए कि ठाकरे ब्रदर्स का आज जो बेस्ट के पटपीढ़ी चुनाव था उसमें से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। क्या लगता है कि लोगों के मराठी के नाम पर कैसे लोगों के ये वोट हासिल कर पाएंगे? सर जी, चुनाव तो आते और जाते हैं, पहली बार कोई जीतती और हार की बात नहीं है। हर चुनाव में कहीं कहीं पे दूसरी पार्टीज भी हारती है, लोकल पार्टीज भी हारती है। वो इतने टाइम से, कुछ समय से आप देख रहे हैं कि लोकल बॉडीज में इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है ना कि कभी आप लाडली बहन लेके आ रहे हो, गवर्नमेंट लाती है, उसके बाद में देख रहे हैं बहन के नाम पे भाइयों को पैसा दिया जा रहा है। करप्शन तो उसमें भी बड़े पैमाने पे हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि एट प्रेजेंट जो सरकार है वो कुछ ना कुछ चीज़ों में लोगों को डाइवर्ट कर देती है। हाँ, मराठी का इशू है, मराठी सीखनी चाहिए। लोगों को मार तोड़ के सिखाई नहीं जाती, दिल से उनको सिखाई जाती है। मैं उनका उसका चीज़ का बोलता हूँ। पर ये जो चुनाव की चीज़ें आ रही है, हार है, तो ठीक है, वो एक चुनाव, एक छोटा सा पटपीढ़ी का चुनाव था। जो एक देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे जो है, ऐसा नहीं लगता है कि जानबूझ के भुनाए जाते हैं, और जो लोग हैं उनके नज़दीक जो है ये जाहिर करना कि हम ही आपके सबसे बड़े खैरख्वाह हैं, और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि चुनाव में इस तरह के मुद्दे जो है चल पाएंगे, या आवाम या जनता के बीच में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। जी सर, चुनाव जब आते हैं तो मुद्दे नेता ही बनाते हैं। बिना मुद्दों के चुनाव तो लड़ा ही नहीं जाता है। अभी फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो हिंदी मराठी हो, कभी कम्युनल एंगल दिया जाता है। अभी हर चीज़ों की बात है, चुनाव तो मुद्दे है तो चुनाव है। लोगों को समझना चाहिए कि हमको किस चीज़ के मुद्दे हमको बनाना सीखना चाहिए, कि भाई हमारी गटर नहीं बह रही है, कि एक सिविक इश्यूज है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। गटर नहीं है, वाटर नहीं है, आज रोड पे खड्डे देखिए, इतनी बारिश है, लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये मुद्दे होना चाहिए, ना कि कम्युनल एंगल। ये सब चीज़ें मुद्दे नहीं है मेरे हिसाब से। लगता है कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो इन सब की आड़ से जो है कहीं ना कहीं हवा में हो जाते हैं, और दूसरे जो गैर ज़रूरी मसाइल हैं वो सबसे सामने, वो पहले ही मुद्दे बन जाते हैं। जो हकीकत में जो आपने जिक्र किया है, ऐसा लगता नहीं कि देखिए बारिश हुई, मुंबई डूब गई, अगर ये मुद्दों पे लोग बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि जनता के, जो आवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं वो एक हद तक दूर हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर जो रोड की जो फैसिलिटी आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, वो खत्म हो जाते हैं, कुछ दिन पानी गिरती है, बट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड करना चाहिए पब्लिक। जब वो अपने नेताओं को बोलेगी कि भाई हमको रोड दो, अच्छा बेहतर पानी दो, सड़कें दो, ये सब चीज़ें, ये मुद्दे हैं, ये बनाएंगे। और अगर मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी अगर उनको अच्छी फैसिलिटी अगर पब्लिक को दी जाएगी तो उसको चुन के देंगे। इस दौरान आपने देखा है कि मुंबई में जो हालात रहे हैं 2-3 दिनों में, इन हालात में जो है इसका जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं लगता है कि जो हमारे सियासी लीडर हैं उन्हें इस तरह के मुद्दों को लेकर जो है लड़ना चाहिए, आवाम के बीच जाके उनको बताना चाहिए कमियां क्या है, खामियां क्या है? अगर सब लोग इसको लेकर इकट्ठा हों तो शायद हो सकता है कि मुंबई इस तरह से डूबने से बच जाए। इसकी मैं तो सीधा यही कहूँगा कि जो मुंबई के आज जो फेस हो रहा है ना प्रॉब्लम, उसकी जिम्मेदारी तो आज फिलहाल बीएमसी की है, महानगर पालिका की है, सरकार की है। कि अगर सरकार ये सब चीज़ों में पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ली थी तो आज लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा। देख रहे हो मोनोरेल का हुआ है, लोगों को उतना ऊपर से नीचे उतरना पड़ रहा है। ठीक है, वो और ये जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, चाहे वो पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, इनकी याद भी हमको सिर्फ उसी वक्त आती है जब हमको तकलीफ होती है। तो एक मिनट मैं आता हूँ आपसे बात करने। आपको नहीं लगता कि सर ऐसे लम्हों में जो है जो मराठी का मुद्दा, जो इश्यूज़ उठाए जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये गैर ज़रूरी है? और जिस तरह से लोगों को अगर मराठी नहीं आती तो जबरन मार पीट के वो सिखाना दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मार पीट के सिखाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति है। जो भी इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा लेके वो लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उनको वोट मिले करके, वो हिसाब से, और कुछ नहीं, मुद्दा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे तो मुद्दे हैं? 3 दिन बम्बई डूब गई है, उसके बारे में बात मुद्दे, लोग इतने मर रहे हैं, इतने ट्रेन ये हो गई, पूरे प्लेटफॉर्म जाम हो गया है, लोग मर रहे, वो नहीं पड़ी है। 21 लोगों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हुई है, ये मौत हुई है, बराबर आप बोल रहे हैं। मगर ये मुद्दा क्यों है? इलेक्शन आता है ना, जब भी ये सब मुद्दा उठता है, कि इतने सालों से क्यों नहीं मराठी मुद्दा, क्यों बाहर से लोग आते हैं, रोजी रोजगार कमाने आते हैं? चुनाव में जो है इन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्रियन के वोट जो है ठाकरे ब्रदर्स अपने झोली में जमा कर पाएंगे? उनका ऐसा कहना है, मगर ऐसा नहीं होता है। जो लोगों की सोच है वो हिसाब से लोग वोट डालेंगे। बेस्ट की पटपीढ़ी का जो चुनाव रहा है उसमें ठाकरे ब्रदर्स पूरी तरह से साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया था, मगर अभी क्या है, वो एक
चुनाव का मुद्दा है और कुछ नहीं है। बाद में चुनाव निकल गया फिर तो कोई पूछेगा नहीं मराठी बोलो या नहीं बोलो, वो सब मुद्दे बोलने की बात है। खाली बाहर से लोग आ रहे हैं, अरे जिसकी नसीब में जो है रोजी वो तो कमा के जाएगा, सीधी बात है, उसकी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने लोगों की बातचीत है कि जो जिस तरह से लोगों ने बताया है कि चुनाव से पहले इस तरह के जो मुद्दे भुनाए जाते हैं ताकि लोगों के वोट हासिल किए जा सके। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो बेस्ट की पटपीड़ी का जो चुनाव हुआ है उसमें ठाकरे ब्रदर्स के पूरी तरह से जो है सुपड़ा साफ हो गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो एक छोटे से चुनाव में अपनी अहमियत और अपनी जगह नहीं बना पाए, वो भला बीएमसी चुनाव में कैसे लोगों के वोट अपनी झोली में जमा कर पाएंगे। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम सीधे मुंबई चलेंगे। शाइना एनसी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी शाइना जी, जो बेस्ट के चुनाव मुंबई में हुए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे अभी तक जो ठाकरे ब्रदर्स जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे थे, मराठी मानुष के नाम पर वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे बीएमसी के चुनाव में, लेकिन बेस्ट का जो परिणाम निकल कर आ रहा है उसने वाकई चौंका दिया। क्योंकि बेस्ट में ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं या एक बड़ी संख्या बेस्ट से जुड़ी हुई है वो तो मराठियों की है। तो क्या मराठियों के लिए लड़ाई लड़ने वाली एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट मराठियों के ही वोट नहीं ले पाई, बेस्ट में ही उनकी हार हो गई? इसे आप कैसे देखते हैं, इस संकेत को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। बीएसटी के जो चुनाव थे, जहां आपने देखा एक मन से और उबाटा सेना ने बहुत प्रयत्न किया ये मराठी मानुष का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करना, लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी के सक्रिय प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस को लेके उसी निकाल आपको आज मिला है। वो निकाल इस चुनाव में स्पष्ट देता है कि जो लोग तोड़फोड़ करते हैं, जो लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, वो पब्लिक क्या खुद मराठी मानुस ही नहीं उनको स्वीकार करेंगे। और वही हुआ है इस निकाल में। और मैं ये जरूर कहूंगी, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखिए स्थानिक स्वराज में, आप बीएमसी के इलेक्शंस में देखिए, अभी जो निर्णय और जो नतीजा जनता देगी वो जनता का जनादेश होगा और हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इफ यू परफॉर्म यू विल सक्सीड, इफ नॉट यू विल हैव टू पेरिश। शाइना जी, ये जो बेस्ट का चुनाव परिणाम आया है, आपको लगता है कि इसका कोई असर बीएमसी के चुनाव परिणाम पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक झलक है। देखिए, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे खड़े हैं मराठी मानुस के लिए, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं किसी को मारना पीटना क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकते। हम चाहेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में जो लोग आए हैं उनको एक सही मायने में सब्स ऑफ द सॉइल हो या कोई अन्य जो बाहर से भी आए वो मराठी सीखे। ये लैंग्वेज जो है हमारे लिए गर्व और गर्व का सम्मान है, प्रतीक है। और मैं मानती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि नकारात्मक राजनीति करें, ये तो एक झलक है जहां मराठी मानुस ने स्वयं, बीएसटी की यूनियंस इतने हैं, जहां हमारे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने नकारा है ये उबाटा सेना और मनसे को, और ये लोग आए हैं साथ में तो सिर्फ ये राकेश क्रिएट करने और पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोर्चुनिज्म के लिए की प्रक्रिया जारी है। जी शाइना जी, आप फ्लाइट में बैठी, अगर आपको जरा सा भी लगे कि थोड़ी परेशानी है तो हमें बता दीजिएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आने वाले समय में जो नकारात्मक राजनीति अब तक की जा रही थी उबाटा और मनसे के द्वारा, आपको लगता है कि उसमें आने वाले समय में कुछ परिवर्तन किया जाएगा या रणनीति को बदला जाएगा? देखिए, ठाकरे बंधु क्यों आए हैं साथ में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है, और ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं उनके काम सोच विचार में, क्योंकि जो उनके पास एक ब्लूप्रिंट या एक विजन प्लान था तो वो लोगों को परेशान नहीं करते हैं। जहां किसी के दुकान में जाके उनको मारना पीटना, बोलना कि आप आइए खुलेआम चप्पल उतार के उठक बैठक कीजिए, ये कहाँ से न्याय है किसी के लिए भी। तो जो कोई यूनियंस हो या फिर जहां बीएसटी, जो मैं मानती हूँ कि इतना काम करते हैं हमारे पूरे मुंबई के क्षेत्र में, उन्होंने ही उनको नकारा है और जीरो है उनका टैग, जीरो, ये समझ लीजिए। तो मुंबई ने क्यों नकारा है, लोगों ने क्यों नकारा है, क्योंकि उनको चाहिए पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाइना जी, विस्तार से आप हमसे बात कर रही थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बेस्ट का चुनाव बताता है कि महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। बेस्ट का चुनाव बताता है कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बेस्ट का चुनाव बताता है कि मराठी मानुष के नाम पर आप सड़कों पर उतरकर मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और मराठी मानुष आपके साथ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस्ट का चुनाव, अगर बेस्ट के कर्मचारियों की संख्या आप देखें तो वहां पर जो मराठी के अलावा ना के बराबर वोटर है, उसके बावजूद मराठी जो बहुतायत है, जो बहुसंख्यक हैं, वहां पर अगर मनसे और उबाटा शिवसेना हार गई है तो इसे आप कैसे देखते हैं? यह बताता है कि देश में अब राजनीति बदल रही है। नकारात्मकता की राजनीति नहीं चलेगी, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, रोजगार की राजनीति चलेगी, सुविधाओं की राजनीति चलेगी। राजलक्ष्मी जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, बेस्ट के चुनाव परिणाम को आप कैसे देखती हैं? नमस्ते मनोज जी। जी नमस्ते। देखिए, ये तो एक संकेत है, जैसे आप वही सब कह रहे थे, जैसे आपने मेरे ही शब्द चुरा लिए कि देखिए ये सब जो मुद्दे ये उठा रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं पिछले दिनों, अभी एक महीने से ऊपर हो गया ये सारे वाकया के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब जो है उधर के जो अभी यहाँ के जो मराठी मानुस है उनको ऐसा लगता होगा कि ये हमारे लिए कोई भी फायदेमंद है, या हमारे परिवार के लिए, या हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए ये कोई भी इसमें प्रगति या ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो है उनकी सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है, या क्या उनके जैसे मराठी का आप प्रोत्साहन किस तरीके से कर रहे हैं? किसी को थप्पड़ मार के तो नहीं आप सिखा सकते, या उनको उनके मन में आप मराठी के प्रति प्रेम तो नहीं जागृत कर सकते उनको थप्पड़ मार के। आप उनको उनके लिए और सुविधा अगर आप करें कि आप मराठी सीखे, मराठी साहित्य सीखे, उस मराठी साहित्य की आप थोड़ी सी और उनको उसको बढ़ावा दे, और जैसे बीजेपी सरकार जो कर रही है कि अलग अलग महाविद्यालयों में, जहां पर जेएनयू तक में आप अगर देखें तो मराठी साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहां पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ पॉजिटिव जो विषय है उससे लोगों को खुशी होगी। और इतना ही नहीं, ये जो मॉडर्नाइजेशन होगी, या जो भी जितने भी अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है, इससे फर्क पड़ता है लोगों को, ना कि इन बातों से जो। और वो भी अगर लोगों को तो ऐसा याद तो रहता है कि पिछले सरकारों में क्या हुआ था। ये जो मराठी बनाम हिंदी का जो मुद्दा है, ये मुंबई में तो मुद्दा है ही नहीं। ये जो स्वतंत्रता दिवस पर मांस खाना या न खाना, इसके ऊपर जो जीआर 1988 में लगा था, वो आज मुद्दा कैसे बन जाता है? तो ये सब जो है, ये मुद्दे हैं ही नहीं जो एक आम मनुष्य को यहाँ पर मुंबई में जो इससे प्रभावित हो, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं है सब। तो वो जो लोगों की जो आवाज है वो बनकर बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक मुद्दे नजर आ रहे हैं, इसीलिए उनकी आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहां के जो कर्मचारी हैं। वो उनको जो पहले जो उनको लगता होगा, आज उनको नहीं लग रहा है कि ये हमारी जो कठिनाई है या जो भी हमारी सुविधा है उसके विषय में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये उनको ऐसा लग रहा होगा उनके विषय में, इसीलिए उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। वो दोनों पार्टियां भी एकत्रित आए तो भी अगर उनको जो लोगों के लिए जो महत्व रखता हो, ऐसे मुद्दे अगर वो नहीं बात करें तो फिर कैसे हो सकता है कुछ? देखिए, लोगों को क्या मुद्दे लगेंगे कि रास्ते का क्या आज परिस्थिति है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, ये सारे विषय जो है उस पर भी अगर आप पॉजिटिवली बात करें, न कि उसको पॉलिटिक्स बनाकर, ये सारे विषयों में जो है अगर आप पॉलिटिक्स लेकर बात करें तो फिर मुद्दा बिगड़ जाता है। क्योंकि देखिए, ये सब प्रश्न तो पूछने ही वाले हैं हर कोई कि आप जब सरकार में थे तब आपने क्या किया। 2 साल पहले तो आप थे सरकार में,
आपने तो इस विषय पे कुछ किया नहीं, बल्कि आपने वही सब निर्णय लिए थे, आपने यही सब जो है मुद्दे उठाए थे, आपने इसी पर जो है आज जो भाजपा कर रही है, आपने वही जो है निर्णय लिया था 2 साल पहले, तो आज आप क्यों मुकर रहे हैं? तो ये प्रश्न तो लोगों के मन में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है मनोज जी कि इन लोगों को थोड़ा सा मुद्दा जो है सोच समझ कर उठाना चाहिए, न कि ये केवल वही एक अगला limited- सवाल मेरा यही है आपसे, अगला सवाल यही है क्योंकि एक तस्वीर तो निकल कर आ गई, अब तक जो घट रहा था, अब तक मनसे और उबाटा जो कर रही थी उसका परिणाम निकल कर आ गया, और वो परिणाम ऐसा निकल कर आया कि आपके घर में ही आपके खिलाफ मराठी मानुषों ने वोट किया और ये संकेत दे दिया। तो क्या अब मनसे और क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना अपनी रणनीति को बदलेगी या फिर महाराष्ट्र के मराठी लोगों के मिजाज को समझेगी? देखिए मनोज जी, अगर उनको मिजाज समझना होता तो वो अब तक समझ गए होते। देखिए लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, वो भाजपा को थोड़े से कम सीट मिले, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा भी था कि जैसे विधानसभा जो 5-6 विधानसभा मिलाकर जो एक लोकसभा की सीट होती है, तो कुछ विधानसभा सीट्स में उनको बहुत कम मिले भाजपा को, तो उस एक आध दो सीट्स की वजह से पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा भी हुआ है, और उतना ही नहीं, कई जगह पर भाजपा ने उसको पूरी तरीके से सुधार भी लिया है। जो उनका जो गठबंधन है उसको पूरी तरीके से मजबूत रखकर, आपस में जो है तालमेल रखकर, आपस में सूझबूझ रखकर ठीक तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो इसीलिए उनको अच्छे ज्यादा नंबर के सीट मिले। और इससे इन सब से सीख न लेते हुए ये जो महागठबंधन है उनका, जो आज भी ये कह रहा है, मतलब वो छोटी छोटी बातों पर ये बहाने बना रहे हैं कि या तो ईवीएम की गड़बड़ी, या तो इलेक्टोरल लिस्ट की गड़बड़ी, या ऐसे, मतलब ये उनका जो है मुद्दे उन्होंने या तो ठीक से लिए नहीं, या तो उन्होंने उसमें कोई सुधार किया नहीं, उनके आपस के गठबंधन में भी कुछ उसमें स्ट्रेंथ नहीं, वो आपस में ग्राउंड वर्क कैसे वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि वो जो तीनों जो पार्टियां हैं वो अलग अलग उनका कैडर है, तो उसमें आपस में तालमेल कैसे बढ़ाएंगे उसमें कोई भी समझ नहीं, बल्कि बस ऐसे ही कूद पड़े हैं, कोई ना कोई बिना वजह का कोई भी तर्क नहीं, कोई भी इसमें सेंस नहीं, ऐसे वाले मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो कैसे आगे जाकर वो उनके बीएमसी इलेक्शन में भी कुछ फायदा नहीं होगा, और ना ही कोई आने वाले कोई भी चुनाव में उनको फायदा होगा। तो ये वो कितने भी लोगों को जोड़े, अगर वो ठीक तरीके से मुद्दे नहीं उठाएंगे और ठीक तरीके से अगर उनको बातों को सामने नहीं रखेंगे, बार बार अगर समझे हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदुत्व के खिलाफ अगर बात करते रहेंगे, तो कैसे होगा? जो अभी जो मास की जो बात हो रही थी कि स्वतंत्रता दिवस पर जो कत्ल खाने बंद रखने की बात है, वो वर्षों से आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से भाजपा की सरकार ने अचानक से कुछ कर दिया, लेकिन इसमें जानबूझकर ये जो उसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि नहीं नवरात्र में हम लोग मांस खाते हैं, ऐसी सब बातें जो मराठी मानुस है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे कुछ ही लोग, कुछ ही हिंदुओं में ऐसा होता है कि हाँ वो देवी माँ को वो चढ़ाते हैं प्रसाद, कुछ विशेष कुछ लोगों को जैसे सीकेपी जो है उनमें ऐसा होता है कि वो मांस चढ़ाते हैं देवी माँ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जो हिंदू समाज है वो मांस खाते होंगे नवरात्रि के वक्त पे। तो ये सब जो बातें हैं वो लोगों को खटकती हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से भटक गए हैं, और बार बार जो गौ माता के विरुद्ध, जो गौमूत्र के विरुद्ध ये सब जो बातें करते रहते हैं, इससे भी लोगों को उसमें अच्छा नहीं लगता। और ये जो जबरदस्ती और गुंडागर्दी का जो उन्होंने एक जैसे टैग उन्होंने लेके रख लिया है, मुझे लगता है वो उनके खिलाफ जाएगा। वो लोगों को एकत्रित लाकर उनको आकर्षित अगर करना चाहते हैं तो मुद्दे उनको अलग लेने पड़ेंगे, और उनको ये जो ईवीएम और इलेक्टोरल लिस्ट और ये सब न देखते हुए उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बूथ लेवल एजेंट्स ठीक तरीके से, हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी जो सूची है वो ठीक तरीके से बना रहे हैं कि नहीं।
न कि ये इलेक्शन कमीशन पर आप कुछ भी आप लांछन लगाते रहे। और आपको सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने उसको नकार दिया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह नकार दिया उस बात को। तो ये सब, इतना सब होने के बाद, पूरी तरीके से स्पष्टता देने के बाद, बार बार वही मुद्दा उठाते जा रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे वोट चोरी हो गई, मराठी को पीछे रख दिया गया है, हिंदी को थोपा जा रहा है, मास्क पे पाबंदी लगाई जा रही है। ये सब जो है, ये मुझे लगता है कि ये मुद्दे हैं ही नहीं। मुंबईकर के लिए ये मुद्दे नहीं है। मुंबईकर के लिए अलग मुद्दे होने चाहिए, जैसे आपको आने जाने के लिए क्या सुविधा है, आपको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आपकी सुविधा है। तो ये आप सोचिए कि इधर कितनी निवेश हो रही है, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बेहतर हो रही है। ये सब जो है, ये मुद्दे होने चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर उन्होंने बात करनी चाहिए। ये सब मुद्दे जो वो उठा रहे हैं मनोज जी, ये सबको साफ नजर आ रहा है, ये केवल राजनीतिक है। राजलक्ष्मी जी, इलेक्शन के बाद पूरी खत्म हो जी जाएगी। राजलक्ष्मी जी, क्योंकि जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह युवाओं का पलायन हो रहा है, मध्य प्रदेश का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, बिहार का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, और महाराष्ट्र का युवा गुजरात में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है, यही स्थिति रोजगार की है। क्या आज के युवा को फर्क पड़ता है? जिस तरीके से घमासान भाषा को लेकर चल रहा है, आज के युवा को फर्क पड़ता है? मनोज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। देखिए, ये जो पलायन का विषय है, ये पहले इसकी मात्रा और ज्यादा थी, और अभी जो है ये, अगर आप ऐसा देखें तो फिर पूरे देश में जो है, अगर आप देखें तो अलग अलग पॉकेट्स में, अगर आप देखें कि कुछ जगह पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, कुछ जगह पर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। तो ये सब जो है, उसकी वजह से महाराष्ट्र के भी कुछ लोग अभी जैसे बैंगलोर में जाते होंगे, या आंध्र प्रदेश में जाते होंगे, चेन्नई में जाते होंगे, और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे मात्रा में महाराष्ट्र से तो नहीं जाते, क्योंकि वो अधिकतम बच्चे तो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है, आप अगर शिक्षा का विषय लीजिए या फिर रोजगार का विषय लीजिए, तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ज्यादा सुविधा है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा पलायन इधर उधर तो है, क्योंकि, और उसमें मुझे नहीं लगता बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो पूरा हमारा देश तो एक ही है। तो जिसको जिधर जो अपने करियर के हिसाब से जो जितना उसको सहूलत मिलेगी, वो वहां पर उसको वो जाएगा। जैसे अगर आज मुंबई के किसी को अगर गुड़गांव में कोई जॉब मिले, तो फिर वो गुड़गांव जाना तो अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज महाराष्ट्र में कोई निवेश की कमी है, या यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, या कोई भी बिजनेस की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उल्टा ऐसा है कि एक समय पे ऐसा हो गया कि पूरी जो साउथ मुंबई है, वहां से डीकंजेस्ट करके आज अलग अलग पॉकेट्स में बिजनेस एरियाज और कॉर्पोरेट एरियाज को करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में इतनी ज्यादा कंजेशन है कि उनको डीकंजेस्ट करना पड़ रहा है अलग अलग जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर। और उतना ही नहीं, नवी मुंबई और अलग अलग सबर्ब्स में भी उसको थोड़ा सा जैसे है उसको डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये, और उसको ये सब लोगों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज सरकार आप देखें तो बहुत प्रयत्न कर रही है। जैसे वो कोस्टल रोड है, एक्सप्रेसवेज है, तो ये सब जो है उससे जो है लोगों को आना जाना